जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आज 23 मार्च है। आज 23 मार्च है। आज ही के दिन हमारे क्रांतिकारी महान पुरुष भगत सिंह जी को फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों लोगों को फांसी दी गई थी। आज हम लोग दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे ये क्या हुआ। भगत सिंह के बारे में पूरा हम लोग डिटेल जो है कि समझेंगे, क्योंकि दोस्तों स्टोरी और स्टेटस लगाना तो सबको आता है कि शहीद दिवस आज है। भगत सिंह का शहीद दिवस 23 मार्च को भगत सिंह के रूप में, भगत सिंह के जो आज के दिन फांसी हुई थी उसको शहीद दिवस के रूप में सब लोग मनाते हैं और स्टेटस और स्टोरी सब लोग लगाते हैं। लेकिन किसी को पता नहीं कि भाई ये आखिर इतना जो है कि ये हुआ कैसे, ये कौन थे भगत सिंह, राजगुरु कौन थे, सुखदेव कौन थे, ये किसी को नहीं पता होता है। सब कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं कि आखिर में इन लोगों ने क्या क्या किया, इनकी पूरा जर्नी जो थी, 23 साल की जर्नी जो थी वो कैसी थी। ठीक है, आज हम लोग समझेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। शुरू से लेकर के अंत तक हम लोग समझेंगे कि क्या हुआ था। तो पहली बात मैंने लिखा है द लीजेंड मैन भगत सिंह। क्या लिखा मैंने? द लीजेंड मैन भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। ठीक है, 23 मार्च। ठीक है, 23 मार्च के दिन ही, आज ही का वो दिन था दोस्तों। 23 मार्च 1931 का दिन था कि उसी दिन तीनों लोगों को, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तीनों को फांसी दे दी गई थी। सर फांसी क्यों दी गई थी, इसके बारे में पूरा इसका पीछे का इतिहास हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, पहली बात हमारे ध्यान से सुनिएगा कि भगत सिंह को लेकर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तो उसमें ऐड हुए थे, भगत सिंह का ही पूरा वो मेन था और वो बाद में जा करके लास्ट में राजगुरु, सुखदेव ऐड हो जाएंगे उसमें। ठीक है, तो हम लोग भगत सिंह के बारे में विशेष तरीके से हम लोग समझेंगे। तो ध्यान से देखिए, पहली बात कि भगत सिंह का हम लोग जन्म देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ और उसके बाद बचपन कैसे बीता, कैसे कैसे हुआ, ये सारी चीज़ हम लोग समझेंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बेहतरीन चीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एग्जाम में भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना। भगत सिंह का जन्म दोस्तों, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में बंगा गांव, लायलपुर, पंजाब में हुआ था। आप कहोगे सर ये लायलपुर पंजाब कहाँ है? तो लाहौर में है। इस टाइम करंट में पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान में एक लायलपुर जिला है, चाहे जो भी होगा पाकिस्तान में। पंजाब वाला हिस्सा भी, कुछ पंजाब का हिस्सा क्या है वहाँ भी है, क्या नाम है, पाकिस्तान में भी है और हम लोग में भी पंजाब होता है। तो पंजाब पाकिस्तान वाला पंजाब है, लायलपुर जिला होगा। अब बंगा गांव वहाँ पर होगा, वहीं पर जन्म हुआ था भगत सिंह का 28 सितंबर 1907। पहले तो भाई सब हम लोग का ही था। फिर दोस्तों की जन्म हो गया 28 सितंबर 1907 को। भगत सिंह के जो माता का नाम था विद्यावती कौर नाम था और पिता का नाम था सरदार किशन सिंह जी नाम था। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से यहाँ पर सुनिए, माता का नाम, पिता का नाम सब जान गए, अब ध्यान सुनिए। भगत सिंह जब छोटे थे, मतलब कि हमको लग रहा है 8-9 साल के थे, तो भगत सिंह उस टाइम हमारा जो भारत था पूरे जो अंग्रेज़ों का क्या था, गुलाम था, अंग्रेज़ों का गुलाम था। अंग्रेज हमारे भारत पे शासन कर रहे थे और ऐसे शासन कर रहे थे, बहुत क्रूर तरीके से, बहुत रूढ़ तरीके से शासन करते थे। लोगों को मारना पीटना, बहुत हद घिरा हुआ जो होता है ना, वैसे शासन करते थे। एक बार क्या हुआ कि भगत सिंह ने क्या देखा, भगत सिंह हमारे भारतीयों को अंग्रेज़ों द्वारा मारते हुए भगत सिंह ने देख लिया। बहुत बेरहमी से मारा जा रहा था भारतीय लोगों को और भगत सिंह ने देख लिया। उस दिन भगत सिंह को लगा कि ये आखिर क्यों मार रहे हैं, हमारे भारतीयों को क्यों मार रहे हैं। और अंग्रेज जानते हैं गोरे गोरे थे सब, हमारे भारतीय समझ में आते, तो भगत सिंह को समझ में आया कि आखिर ये क्यों मार रहे हैं। उसी दिन से भगत सिंह के अंदर एक, उतने कम एज में उनके अंदर एक अलग टाइप का फीलिंग आया कि ये आखिर हम लोग मतलब उनको ये बात समझ में आ गई कि हमारा भारत गुलाम है और हम अंग्रेज़ों के गुलाम है, मतलब वो जो कहेंगे वही हम करेंगे। ये उनको इतने छोटे उम्र में समझ में आ चुका था। अब एक दिन क्या हुआ दोस्तों कि उनके अंदर उस दिन से आज़ादी की भावनाएं जग उठी थी। किसके अंदर? भगत सिंह के अंदर। अब भगत सिंह ने क्या किया, एक दिन उनके पिताजी खेत में गए और खेत में कुछ उगाने के लिए बीज बो रहे थे। तो भगत सिंह ने उनको देख कर बोला कि, भगत सिंह ने अपने पापा जी से पूछा कि पिताजी ये बताइए कि आखिर आप ये बताइए, उस टाइम का उतना बुद्धि नहीं था, फिर भी ये आज़ादी वाला जो चीज़ था वो आ गया था। वो कह रहे हैं कि पिताजी से पूछ रहे हैं कि पिताजी आप ये क्यों उगाते हैं, क्यों बोते हैं?
तो पिताजी ने कहा कि बेटा देखो, ये अगर बोएंगे तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में उग जाएगी और इससे हम लोग अपना किसान थे तो भाई इससे सब लोग खाएगा, ये होगा वो होगा, सब समझाएं उसको। तो भगत सिंह ने कहा, वहाँ पर स्टेटमेंट सुनिए क्या कर रहे हैं भगत सिंह कह रहे हैं कि पापा क्यों नहीं, जब यही बात है तो क्यों नहीं हम लोग इस खेत के अंदर हम लोग बंदूक को क्यों नहीं गाड़ देते हैं। अब बंदूक भी बहुत सारा हो जाएगा और सब लोग हम लोग बंदूक उठाएंगे और बंदूक सबके पास होगा, सब लोग मार के अंग्रेजों को भगा देंगे। सोचिए कितना उस टाइम के ज़माने में उतने छोटे एज में भगत सिंह के अंदर आज़ादी की भावनाएं जग चुकी थी। ठीक है। और भगत सिंह ने क्या किया था, भगत सिंह का जो स्कूलिंग था वो किस स्कूल से हुआ दोस्तों, तो DBA से हुआ। DBA इस पर मैंने नहीं लिखा है ना, हाँ इस पर मैंने नहीं लिखा है, वो हुआ था उनका जिसका नाम है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल था दोस्तों। वहाँ से उनका जो कि स्कूलिंग हो रहा था। बहुत अच्छे खासे स्कूल में भी पढ़ते थे, ठीक पढ़ाई वढ़ाई होता था। पढ़ने में भगत सिंह बहुत तेज थे, अच्छे बहुत लेवल के पढ़ने वाले थे। बचपन में ही दोस्तों वो भगत सिंह जो थे 50+ किताबें पढ़ लिए थे, बचपन में ही 50 किताबें पढ़ लिए थे अलग अलग चीज़ों के। ठीक है। तो पढ़ने के बहुत शौकीन थे, लिखने के बहुत शौकीन थे, इंटेलिजेंट थे, ब्रिलियंट थे, हर टाइप से मस्त आदमी थे। अब क्या हुआ कि उनके अंदर दोस्तों भावना हो गया, उनके मम्मी पापा को टेंशन हो गया कि भाई ऐसा बात कर रहा है, मेरा जो बेटा है ऐसा बात कर रहा है कि बंदूक को बो देंगे, बहुत सारे लोग को मार देंगे। उनकी मम्मी बहुत टेंशन में हो गई कि आखिर इतनी कम एज में आखिर इस ऐसे अपने राष्ट्र भावना के लिए, भारत माता के लिए ऐसे बात कर रहा है, आगे चल के ये क्या करेगा। तो वो जाहिर सी बात है, किसी की भी मम्मी है, माँ है, वो अपने बेटे के लिए सोचने लगेगी कि आगे चल के इसको क्या होगा। तो भाई वो सोचने लगी, बहुत टेंशन में हो गई। और जैसे जैसे जो भगत सिंह थे अब बड़े हो गए थे मतलब कि 18, 19, 20 साल के हो गए भगत सिंह। ठीक है। तो भगत सिंह जब बड़े हो गए तो उनकी मम्मी जो है, उनके पापा मम्मी क्या हो गए, और वो हमेशा जो है दोस्तों कि वो राष्ट्र भारत को आज़ाद करने के लिए बारे में सोचते रहते थे। तो उनके परिवार वालों ने क्या किया कि अपने आस पड़ोस में जहाँ पे वो लोग रहते थे, उनके आस पड़ोस में ही एक लड़की थी, बहुत सुंदर कन्या जो थी दोस्तों। तो उनका क्या हुआ, उनसे विवाह मतलब कि शादी फिक्स करा दी। और जैसे ही भगत सिंह को ये बात पता चला कि मेरी शादी फिक्स हो गई है, तो भगत सिंह ने क्या किया, वो शादी से इनकार कर दिया। वो शादी से क्या कर दिया दोस्तों, इनकार कर दिया। उसको साफ साफ मना कर दिया कि भाई मैं शादी नहीं कर सकता हूं। और तब उन्होंने, जानते हो दोस्तों ने क्या कहा, भगत सिंह ने एक बात कहा, यहाँ पर मैंने लिखा है कि मैं शादी नहीं करूंगा, अपना पूरा जीवन देश के नाम कर चुका हूँ, भारत माता की आज़ादी ही मेरी दुल्हन है। देखो उस टाइम दोस्तों भगत सिंह ने क्या कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा, अपना पूरा जीवन देश के नाम कर चुका हूँ, भारत माता की आज़ादी ही मेरी दुल्हन है। अगर मेरा भारत आज़ाद होता है तो वही मेरी दुल्हन होगी। उसी को अपना सब कुछ मान लिए थे दोस्तों। इतने लेवल का जो है कि उनके अंदर भावना आ गई थी। ठीक है। देखो दोस्तों, आज मैं आपको दिल से बता रहा हूँ कि भगत सिंह के बारे में मैं जानता था, बहुत कुछ जानता था, लेकिन उतना बाई हार्ट नहीं जानता था, नहीं समझ पाता था कि चलो जो भी था। लेकिन आज मैंने 23 मार्च को, आज मेरे मन में आया, पूरा डिटेल में मैं इनके बारे में पढ़ा हूँ। और लास्ट तक आप लोग मानोगे कि डिटेल में पढ़ते पढ़ते मैं अब मेरा जो इमोशन था वो मैं खो दिया था। मैं मतलब रोने लगा दोस्तों। और मैं सोचा कि ज़रूर इस पर वीडियो बनाना चाहिए और आप लोग को भी बताना चाहिए। तो दोस्तों जब शादी की बात हुआ तो शादी से मना कर दिया, कहे कि भारत माता की आज़ादी ही मेरी दुल्हन है। ठीक है। मैं देखता हूं दोस्तों कि यहाँ पे 4 लोग ग्रुप बना लेंगे और हीरो बनेंगे, गुंडई करेंगे। अरे दोस्तों गुंडई करना है तो अपने भारत माता के लिए करो, ग्रुप बनाओ, भारत माता की आज़ादी के लिए ये करो। अब क्या करोगे, अब तो हमारा भारत आज़ाद है। हम सभी लोग बहुत लकी हैं दोस्तों कि हम आज़ाद भारत में रहते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है दोस्तों। और उन्हीं लोगों की वजह से हम लोग आज आज़ाद हैं। और भगत सिंह ने उस टाइम कैसा ग्रुप बनाया था और भारत माता की भारत को आज़ाद कराने के लिए ऐसा ग्रुप बनाया था दोस्तों। तो वैसा बनना चाहिए। ठीक है। अब सुनिए, मेरे बात को ध्यान सुनिए। फिर क्या हुआ दोस्तों कि भारत माता की आज़ादी ही मेरी दुल्हन है, यहाँ तक उन्होंने बोल दिया, इनकार कर दिया शादी से। और उसी रात को क्या करिए दोस्तों, अब वो सोचे कि भाई मैं यहाँ पर रहूँगा तो भाई परिवार वाले हैं, और परिवार वाले नहीं कुछ भी नहीं तो शादी जरूर करा देंगे, तो और मैं अपने देश को आज़ाद नहीं करा पाऊंगा। तो वो क्या किए, रात को ही एक लेटर लिख दिए कि भाई मैं शादी नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। वो छोड़ करके, घर छोड़ करके चले गए। और घर छोड़ करके इसलिए गए कि मैं, उनका जो मेन मकसद था, मेन गोल था भारत को आज़ाद करना, वो घर छोड़ के चले गए। ठीक है दोस्तों। फिर क्या हुआ कि भारत गुलाम तो था ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। फिर क्या हुआ दोस्तों कि
और उस टाइम हमारे जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी जो थे, गांधी जी भी थे। तो गांधी जी क्या किए, भारत को आज़ाद कराने के लिए, उस बचपन में ही, अभी भगत सिंह जो है कि बचपन में क्या हुआ कि भारत को आज़ाद कराने के लिए गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम है असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसका नाम होता है, ठीक है। तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन, एग्जाम में पूछता भी है असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, तो आप लोग बोलेंगे 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ। आप कहोगे सर असहयोग आंदोलन का मतलब क्या होता है? असहयोग आंदोलन का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि गांधी जी ने एक अपना पूरा सभा, एक मीटिंग बैठाया और उसमें कहा कि हम लोग जितने भी भारतीय लोग हैं, भाई 30 करोड़ भारतीय थे और 1.25 लाख या 2 लाख लोगों ने, अंग्रेजों ने गुलाम यहाँ पर हमारे भारत में मतलब क्या किया था, शासन चलाया था। 30-40 करोड़ हमारी जनसंख्या था। तो गांधी जी उस टाइम बहुत फेमस थे और वो एक राजनेता थे और उनकी बातों को सब लोग सुनते थे, मानते थे, उनका बहुत लोग फैन थे, ठीक है। आज के भाषा में समझेंगे तो अब फिर क्या हुआ कि गांधी जी ने कहा कि असहयोग आंदोलन का मतलब ये है कि इसमें हम लोग अंग्रेजों की जो गुलामी कर रहे हैं, अंग्रेजों के लिए जो काम कर रहे हैं उसको छोड़ देंगे। हम लोग अंग्रेजों के लिए काम नहीं करेंगे। अंग्रेजों से जो आया हुआ विदेशी कपड़ा है उसको हम लोग नहीं पहनेंगे। अंग्रेजों का मतलब कोई काम हम लोग नहीं करेंगे। मतलब हर एक चीज़, उनकी बुक्स वुक्स, हर एक चीज़, मतलब हर एक चीज़ का बहिष्कार करना असहयोग आंदोलन था, ताकि अंग्रेज परेशान हो जाए। भाई उनके लिए काम ही नहीं करोगे तो कैसे देश चलेगा? तो भाई उनका तो वो तो बहुत कम ही लोग न थे हमारे भारत में, लेकिन हमारे भारतीय ही क्या करते थे, उनके नेतृत्व में काम करते थे। अगर सब लोग छोड़ देता, सब लोग एकजुट हो जाता और सब लोग बहिष्कार कर देते तो अंग्रेज क्या करेगा? 1 लाख लोग क्या करेंगे बैठ करके, बताओ। तो असहयोग आंदोलन का मतलब होता है कि बहिष्कार करना। तो बहिष्कार करने के लिए सोचते, और गांधी जी का मेन मोटिव ये था कि हम लोग कोई भी चीज़ हिंसा से नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं करेंगे, हम लोग अहिंसा का मार्ग अपनाएंगे। और अहिंसा का मार्ग का मतलब होता है कि एकदम आराम से प्रेम व्यवहार से बात करके हम लोग अपनी आज़ादी को लेंगे। और असहयोग आंदोलन लाने का उद्देश्य उनका यही था कि अहिंसा का प्रयोग करके, मार्ग पे चल के हम लोग, उनका मानना था कि 1 साल अगर हम लोग असहयोग आंदोलन हमारा कंप्लीट होता है तो 1 साल के अंदर हम भारत देश को आज़ाद करा लेंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन उसी बीच एक क्या हो गया दोस्तों उसी बीच मतलब अंग्रेजों ने क्या किया, कुछ राजनेताओं को, कुछ अच्छे जो नेता थे उनको क्या कर दिया था, गिरफ्तार कर लिया था उस टाइम, ठीक है। असहयोग आंदोलन जब हुआ उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा है कि 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ गोरखपुर में, जो हमारा यूपी है, यूपी में ही गोरखपुर आता है। तो गोरखपुर में ही क्या हुआ, 5 अगस्त 1922 को दोस्तों 5 अगस्त 1922 को ही चौरा चौरी कांड हुआ दोस्तों। तो चौरा चौरी कांड का मतलब क्या हुआ, उस टाइम क्या हुआ कि भाई गांधी जी ने तो बोल दिया था कि हम लोग अहिंसा के मार्ग पे चलेंगे, कोई हिंसा नहीं करेगा। तो उस टाइम हमारे जब कुछ भारतीयों का समुदाय जो है जा रहा था और पूरा वो नेता को छुड़ाने के लिए क्या कर रहा था, मांग कर रहा था कि छोड़ो पुलिस वाले। तो एक गोरखपुर में एक जगह है, गोरखपुर में एक जगह था, वहीं पर क्या दोस्तों, वहाँ पे एक थाना है, वहीं पे ये पूरा समुदाय जो है कि भारतीय लोगों का समुदाय वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पे पुलिस और भारतीय लोगों के समुदाय के बीच क्या हुआ, एक झड़प हुआ। झड़प में क्या हुआ, पुलिस ने भारतीय लोगों को मारा और जैसे ही पुलिस ने मारा और शायद गोली भी चलाई, उसके बाद तुरंत पुलिस अपने थाना की तरफ जा रही थी और भारतीय जो पूरे सभी लोग थे वो क्या कर दिए, थाना को ही आग लगा दिए। और थाने में आग लगा दिए और दोस्तों 21 सिपाही, कितने सिपाही, 21 सिपाही उस थाने में जल करके मर गए थे। वो कौन थे, सब अंग्रेजों के भी थे और इंडियन भी उसमें थे ना भाई, अंग्रेजों का शासन चल रहा था, इंडियन में तो पुलिस कमी थे, तो उसमें 21 सिपाही जल के मर गए थे उस वाले चौरी चौरा कांड में। तो ये जो चौरा चौरी कांड था ये एक हिंसा वाला चीज हो गया था। तो इससे कौन नाराज हो गया, महात्मा गांधी नाराज हो गए। तो चौरा चौरी कांड से महात्मा गांधी नाराज हो गए। ये कहें कि मैं तो कहा था कि यार हिंसा के मार्ग पे नहीं चलना है, अहिंसा के मार्ग पे चलना है, तो ये लोग तो सब हिंसा वाले काम कर रहे हैं। तो इसी से गुस्सा होकर के महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। और जब दोस्तों असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो भगत सिंह का पूरा परिवार और भगत सिंह उस टाइम अभी छोटे थे, तो भगत सिंह बहुत खुश थे और भगत सिंह ने अपना रियल हीरो माना था महात्मा गांधी को। भगत सिंह कह रहे हैं कि महात्मा गांधी जैसे ही असहयोग आंदोलन लाए और असहयोग आंदोलन को भगत सिंह ने समझा था, अभी छोटे थे, ऐसे जैसे हम लोग से भी बहुत छोटे थे दोस्तों।
10-15 साल के होंगे। तो असहयोग आंदोलन जब लाए थे महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी का पूरा परिवार, भगत सिंह का पूरा परिवार और ये भगत सिंह, सब लोग बहुत खुश था। और सब पूरा देश जो है क्या कर रहा था, महात्मा गांधी के नारे लगा रहा था, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, सब लोग बहुत खुश था। लेकिन जैसे ही अगर ये खबर आया कि चौरा चौरी कांड हुआ और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, तो वैसे ही भगत सिंह ने बहुत नाराज हो गए। भगत सिंह क्या हो गए, नाराज हो गए कि ये महात्मा गांधी ने क्या कर दिया, ये वापस क्यों ले लिए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ दोस्तों, फिर अब वहाँ से क्या हुआ कि महात्मा गांधी और भगत सिंह के बीच में थोड़ा सा उनकी जो विचारधाराएं थी वो अलग हो गई। वहाँ पर क्या हो गया, अलग हो गया। भगत सिंह चाहते थे, अब भगत सिंह तो बड़े हो गए थे और महात्मा गांधी अपना आंदोलन वो कर रहे थे। तो महात्मा गांधी था कि हिंसा वाला काम नहीं करना, अहिंसा वाला काम करना है। अब भगत सिंह वहाँ पे वो थक चुके थे, तो अब कहें कि भैया अब हम अपने तरीके से हम अपना काम करेंगे लेवल पे। अब भगत सिंह का उतना फेम नहीं था दोस्तों, सब लोग उतना नहीं जानते थे, लेकिन भगत सिंह के अंदर एक आत्मविश्वास था कि मैं लड़ूंगा, अकेले लड़ूंगा देश के लिए और अपने देश को आज़ाद करूंगा। और महात्मा का जैसे वही बात है कि जैसे मान लो कि मैं हूं, अभी मैं कुछ नहीं, मुझे कौन जानता है, कोई नहीं जानता है, और नरेंद्र मोदी को सब जानता है, वैसा वाली बात हो गई थी दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग एक मतलब वो भगत सिंह को भी उतना कोई नहीं जानता था। ठीक है, अब आगे देखो क्या होता है। फिर भगत सिंह और बहुत सारे लोग, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद, ये 4-5 लोग और भी बहुत सारे लोग उनके जो दोस्त थे, वो सारे लोगों ने एक समुदाय बनाया। और 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती, ये भी एग्जाम में पूछता है कि काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ, 9 अगस्त 1925 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के नेतृत्व में, और चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। इसमें क्या हुआ दोस्तों, ये क्यों डकैती किए थे, एक काकोरी ट्रेन डकैती का मतलब, काकोरी एक स्टेशन है, वहाँ पर क्या हुआ कि ट्रेन जा रहा था, उसी में मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे लूटपाट हुआ। कौन किया लूटपाट, तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। क्यों किए, इसलिए किए दोस्तों क्योंकि उनके पास अब भगत सिंह का गोल हो गया था कि भारत को आज़ाद कराना। तो भारत को आज़ाद कराने के लिए कुछ पैसा होना चाहिए, खजाना होना चाहिए, हथियार होना चाहिए। वो इन लोगों के पास था नहीं, इन लोगों का एक अलग समुदाय था और वहाँ पर एक अलग समुदाय था। ठीक है, अब वहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों कि 2 भागों में बट गया था। भगत सिंह जैसे ही असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए, तो वैसे ही क्या हुआ, गरम दल और नरम दल में 2 तरीके से बट गया। गांधी जी का जो था, उन लोग का जो कम्युनिटी था, समुदाय था, वहाँ पे ये हो गया कि भाई हम लोग हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा से काम चलेंगे। और भगत सिंह का अपना एक कम्युनिटी अलग से बना लिए कि भाई हम लोग तो भाई अहिंसा वाला तो काम से कुछ होगा नहीं, हम लोग हिंसा से ही, या फिर लोगों की मतलब हिंसा का मतलब ये नहीं कि मार पीट के किसी बेकसूर को मार दिया जाए और वो आज़ादी का, जैसा नहीं, मतलब एक लेवल से बढ़िया से हम लोग करेंगे। तो एक गरम दल हो गया, एक नरम, एक गरम वाले हो गए ये भगत सिंह वाला ग्रुप, और उसका अलग वाला ग्रुप हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर क्या हुआ कि काकोरी ट्रेन डकैती से कुछ जो है कि जितने भी माल थे और हथियार थे, पैसा था, जितने भी जो चीज़ था, ये सबको लूटपाट करके के 9 अगस्त 1925 को ये सब इन्होंने, तीनों लोग, चारों लोग जितने भी थे, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सभी लोग लूटपाट किए। ठीक है, लूटने के बाद उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर अब सबको पता चला, तो इनमें से कई लोगों को क्या किया गया दोस्तों, इन लोग के ग्रुप के लोगों को, बहुत सारे ग्रुप के लोगों को अंग्रेजी शासन के सरकार द्वारा क्या गया, पकड़ा गया और मारा भी गया। इसमें ये लोग सब बचे थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। फिर दोस्तों क्या हुआ कि 3 फरवरी 1928 को साइमन फिर यहाँ पे क्या हुआ देखो, हाँ ठीक, क्या हुआ, 3 फरवरी 1928 का साइमन कमीशन बैक इन इंडिया। देखो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों कि 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत में आया। साइमन कमीशन क्या था दोस्तों, साइमन कमीशन एक ऐसा नियम था दोस्तों कि जिससे साइमन कमीशन अगर भारत में आया, अगर लागू हो जाए, तो अंग्रेजी जो शासन था वो भारत में और पावरफुल हो जाएगा। तो सब मिला जुला के साइमन कमीशन को आप लोग समझ सकते हैं कि भारत के नागरिकों के लिए खराब था वो। ठीक है, खराब था। तो इसी का विरोध सब लोग कर रहा था। साइमन कमीशन बैक इन इंडिया भारत में जब वापस आया 3 फरवरी 1928 को, तो सब लोग इसका क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था। उसमें भगत सिंह भी विरोध कर रहे थे, सभी लोग मिलजुल कर विरोध कर रहे थे और सब लोग नारा लगाए थे, गो बैक साइमन नारा लगा रहे थे। उसी में जो साइमन कमीशन में जो आंदोलन में जो सबसे मेन था वो थे दोस्तों लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय वो थे, आंदोलन कर रहे थे। उसी में दोस्तों ये एक घटना हो गई कि जब साइमन कमीशन वाला जो गो बैक के नारे लग रहे थे, तो लाला लाजपत जो राय थे, वो जो पुलिस थे, जो सरकार, जो अंग्रेज के जो शासन वाला जो सरकार था, उसमें से जो पुलिस थे उस टाइम,
वो क्या कर दिए ना कि लाला लाजपत राय पर उन पर लाठी चार्ज हो गया वहाँ पे। लाठी चार्ज हो गया और वहाँ का जो मेन था पुलिस का, जो भी अंग्रेज़ों का मेन था, उसमें पुलिस है डिपार्टमेंट का जो मेन था, वो आदेश दे दिया कि इसको मारो। तो अब लाला लाजपत राय को इतना मारा गया दोस्तों, सर पे मारा गया, पीठ पे मारा गया, छाती पे मारा गया, इतना मार कर उनको एकदम वहाँ पे एकदम क्या कर देगा, अधमरा जैसे कर दिया जाता है वैसा कर दिया गया था लाला लाजपत। वहाँ पर भगत सिंह वगैरह सब लोग देख करके एकदम से वो हो गए, एकदम की आग आ गया उनके अंदर कि ये कैसे हम लोग के सामने इतना बहुत भयंकर मार दिया दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद मारने की वजह से दोस्तों 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हो गई। और मारने का आदेश कौन दिया था? लाला लाजपत राय को। जो वहाँ पर पुलिस का डिपार्टमेंट कौन मारने का था? स्कॉट था, स्कॉट। वो जो पुलिस डिपार्टमेंट का जो मेन था उसमें स्कॉट था एक, ठीक है। स्कॉट ने ऑर्डर किया कि भाई मारो लाला लाजपत राय को, यही मेन है, यही लीडर बनना है, इन्हीं को मारो। तो ये इसने ऑर्डर किया और ये क्या हो गया दोस्तों, 17 नवंबर 1928 को मर गए, ठीक है। 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हो गया, ठीक है इनका। 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हो गया। किसका? लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया। एक पॉइंट मैंने यहाँ पर छोड़ दिया दोस्तों कि यहाँ पर था 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। यहाँ पर भी एक चीज़ मैंने छोड़ दिया। जब भगत सिंह दोस्तों जब छोटे थे, एकदम बचपन में थे, तो उस टाइम क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, हमारे देश में। आप लोग जानते होंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में ये होता था कि रोलेट एक्ट के विरुद्ध रोलेट एक्ट आया था। रोलेट एक्ट क्या होता है दोस्तों? तो रोलेट एक्ट में ये था कि बिना कोई सूचना दिए, बिना किसी नियम के, बिना मतलब का दोस्तों क्या किया था, भारतीय नागरिक को गिरफ्तारी हो रहा था। जो भी आगे आ रहा था उसका गिरफ्तारी हो जाता, बिना दलील न बिना कानून का जो एक ये नियम लाया गया था उसमें गिरफ्तार होता। इसी को सही करने के लिए कुछ भारतीय लोगों का समुदाय जलियांवाला बाग में, जो अमृतसर में एक यहाँ पर वो ग्राउंड है, वहाँ पे सभी लोगों ने मीटिंग बैठाया था। उसी में जनरल जो डायर था वहीं पे मीटिंग हो रहा था और जनरल डायर ने आदेश दिया। और जलियांवाला बाग में बच्चे थे, बूढ़े थे, जवान थे, औरतें थी, महिला, मतलब बहुत सारे लोग थे। आज सबको जनरल डायर ने आदेश दे दिया, आज सबको बंदूक से क्या कर दिया दोस्तों, उड़ा दिया गया सबको। और उसमें भगत सिंह वहाँ पे नहीं थे। भगत सिंह को बाद में पता चला, अब छोटे थे भगत सिंह, उस टाइम देखे कि फिर वो 20, 25, 30, 40 किलोमीटर दूर से चल करके, पैदल चल करके आए वहाँ पे भगत सिंह, और देख रहे हैं कि ये क्या हो गया। वहाँ पे बहुत लोगों को मारा गया, इतना गोली चला दिया गया कि यहाँ के जो लोग थे डर के मारे कुआं में कूद के जान दे दिए, अपने कुएं में जो कूद के जान दे दिए। और दीवार से चढ़ रहे थे तो उधर से बंदूक का जो गोली था इधर से छेद करके मार रहा था, वहाँ पे लोग मरे, मतलब इतने लोग मरे। आज भी आप लोग जाओगे घूमने तो वहाँ पे मिलेगा बंदूक के निशान, यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ ये वाला जो कांड था ना, इसको देख कर भगत सिंह के अंदर आग आ गया था, आग बबूला हो गए थे। और उसी से लेकर अब भगत सिंह ने ठान लिया था कि हमको ये करना है। तो उसके बाद काकोरी ट्रेन डकैती, साइमन वापस जाओ, यहाँ तक मैंने बात बताया। लाला लाजपत राय को यहाँ पर डेथ हो गया था, स्कॉट ने आर्डर दे दिया। अब देखो क्या हुआ। अब जब लाला लाजपत राय का डेथ हो गया दोस्तों 17 नवंबर 1928 को, और भगत सिंह के सामने जो है कि वो मारा गया था। भगत सिंह ने अपने आंखों से देखा था, जलियांवाला बाग देखा था अपने आंखों से, ये देखा था, और लोगों को पीटते हुए देखा था। भगत सिंह के अंदर एक आग बबूला हो गया था। अब इन्होंने ठान लिया कि चाहे जो भी हो जाए हम इसका बदला लेकर रहेंगे, भारत को आज़ाद करा के रहेंगे, ठीक है। अब देखो क्या हुआ। लेकिन एक बात था, भगत सिंह का आज उतना लेवल पे फेम नहीं है अभी। अब ध्यान से देखना। अब भगत सिंह ने क्या किया, अपना ग्रुप बनाया, वही चंद्रशेखर आजाद और भी 20-25 लोगों का ग्रुप अपना जो भी था वो बनाया, और कहा कि भाई हम लोग स्कॉट को मारेंगे। स्कॉट ने आर्डर दिया है लाला लाजपत राय को मारने का, अब हम लोग स्कॉट को उड़ाएंगे, हत्या करेंगे। स्कॉट की हत्या करने का इन्होंने प्लान बना लिया। कौन? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उसके बाद तुम्हारा ये चंद्रशेखर आजाद और भी अन्य इनके साथी थे। सब लोगों ने इनको प्लान बनाया कि स्कॉट को मारना है। तो स्कॉट कहाँ रहता था भाई? वो पुलिस डिपार्टमेंट का हेड था वो, तो वहाँ पे थाना पर रहेगा। तो थाना पे इन्होंने प्लान बनाया कि चलो भाई ये तुम ये करना, तुम यहाँ पर रहना। वहाँ पे सब सेटिंग बैठा लिए थे सब। अब भगत सिंह अपने दोस्तों को लेकर के चल रहा है, ठीक है, अपनी आर्मी को लेकर चल रहा है ज़बरदस्त, ठीक है। अब वहाँ पर 17 दिसंबर 1928, 17 दिसंबर 1928, अब यहाँ पर नवंबर को 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हो गया। अब आग बबूला था प्लान बनाने में दोस्तों। यहाँ पर 13 दिन इधर हो गया और 17 दिन इधर, मतलब 1 महीना लग गया। तो 17 दिसंबर 1928 को अब यहाँ पर थाना के पास सभी लोग पहुँच गए। भगत सिंह अपने ग्रुप को लेकर पहुँच गए कि हमको स्कॉट को मारना है, जान से मारना है, ठीक है,
हाँ, चाहे जो भी हो जाए, अंग्रेजों के इतना खौफ, मतलब ये लोग मन में हो गए कि अंग्रेज हमको सोच रहे हैं कि ये सब क्या हैं, ये गली के जो है कि गुंडे हैं क्या, अब हम लोग दिखाते हैं कि हम लोग कौन हैं। अब यहाँ पर एकदम आग बबूला होकर के अंग्रेजों में खौफ बैठाने के लिए इन्होंने इन सभी लोगों ने एक निर्णय लिया और चले गए भाई। 17 दिसंबर 1948 को सैंडर्स DSP था, ये था दोस्तों इसका क्या था, ये जो सैंडर्स था डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था। मतलब यहाँ पर इन लोगों का प्लान था, ये भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का प्लान था स्कॉट को मारने का, लेकिन जब थाने में स्कॉट उस दिन नहीं था, उस दिन स्कॉट मतलब थाने में था कि नहीं था ये इसका मतलब नहीं है, वो बाहर ही नहीं आया। इसके जगह पे, स्कॉट के जगह पे आ गया था सैंडर्स। सैंडर्स जो था इसके जगह पे ये आ गया, तो इन लोगों ने सोचा कि ये तो वो तो आ ही नहीं रहा है, इसी को मारते हैं, ये भी तो कोई कम नहीं है, ये भी तो क्या है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस था, पुलिस का सबसे बड़ा जो अधिकारी लेवल का था ये था, इसी को मारते हैं पर दहशत फैल जाएगा पूरी जगह में, ठीक है। तो अब दहशत फैलाने के लिए क्या किए, सबसे पहले आया वो राजगुरु आया, सैंडर्स को एक गोली मारा एकदम छाती पे, यहाँ पे तुरंत वो गिर गया। फिर भगत सिंह आए और तड़ातड़ 2-3 गोली उसको मार दिए, इसको सैंडर्स को मार दिए, वहीं पे फटाक से मार दिया गया, ठीक है। अब इसको मार देगा, ये मर गया तुरंत वहीं पे। अब हड़कंप मच गया दोस्तों, वहाँ पे उस थाने के सामने पूरा हड़कंप मच गया, सैंडर्स को कौन मार दिया। अब बताओ, अब भगत सिंह फेमस होंगे कि नहीं होंगे? भगत सिंह फेमस होंगे। और महात्मा गांधी इनके कामों से बहुत दुखी थे, तो वो हिंसा का, हमको भी आज़ादी चाहिए, तुमको भी आज़ादी चाहिए, लेकिन तुम हिंसा का रास्ता अब मार्ग अपना रहे हो, हम लोग अहिंसा का मार्ग अपना रहे हैं। लेकिन भगत सिंह कहते थे कि ये हिंसा नहीं है, ये अहिंसा ही है। अगर हमको कुछ अगर अच्छा करना है तो, अगर नहीं, लोग कहते हैं कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो टेढ़ी करनी ही पड़ती है। तो भगत सिंह का जो है कि मकसद एकदम साफ था कि हमको आज़ादी करानी है तो करानी है। भगत सिंह कितने थे, 17-18 में ये सब काम कर रहे हैं, सोच लो, ये सब काम जो है 17-18 साल की उम्र में कर रहे हैं। अब देखो क्या हुआ कि 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स को मार दिया गया, हड़कंप मच गया। यहाँ तक सैंडर्स को मारने के बाद इन लोगों ने कहा कि भाई इसी को उड़ा देते हैं, इसी को उड़ा दिए सब। अब अंग्रेजी शासन जो था पूरा हिल गया था, पूरा व्यवस्था जो है कि वहाँ तक खबर चला गया था इंग्लैंड में सैंडर्स मार दिया गया, भगत सिंह के ग्रुप ने मार दिया, भगत सिंह फेमस होने लगे, पूरा खतरनाक लेवल का माहौल बन गया दोस्तों। अब क्या हुआ, अब ये सब इसको मारने के बाद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और इसकी पूरी टीम जो होगी, अब इनको ना इनके बहुत सारे टीम में जितने भी लोग थे उनको पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, गोली मारा गया, ये सब हुआ। लेकिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद, इन चारों लोग फरार हो गए। और पूरा लाहौर में ये सब हो रहा था। लाहौर में पूरा चप्पा हर जगह सील कर दिया गया था, पुलिस को तैनात कर दिया गया था कि ये सब लाहौर से बच के भागने नहीं चाहिए। भाई हर जगह बाउंड्री को, अगर जो बॉर्डर है वहाँ पर अगर सील कर दोगे तो भाई लोग भागेंगे कहाँ से? ट्रेन हर जगह से बंद हो गया था। अब क्या किया, ट्रेन चल रहा था, मतलब वहाँ से सब कुछ बंद कर दिया गया कि आगे किस बॉर्डर से भागेंगे। अब यहाँ लोग भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव क्या किए कि अपना भेष बदल लिए। भेष बदल के भगत सिंह एकदम बन गया था अंग्रेज जैसा, जैसे अंग्रेज पूरा सूट वूट पहनते थे। भगत सिंह ने अपना जो दाढ़ी छिलवा लिया था, दाढ़ी छिलवा लिया था, पूरा हर एक चीज़, मतलब अपना एकदम लुक बदल के, अब पूरा एकदम सूट वूट पहन के, और सूट वूट पहन लिया था और भेष एकदम अलग। और एक लड़की जो थी, एक उन्हीं के दोस्त में से किसी की वाइफ थी, उसी को अपना वाइफ बनाया, मतलब नकली का वाइफ बनाया, और अंग्रेजों जैसा लुक बना कर अंग्रेजी बोलना तो जाते ही तो भगत सिंह एकदम ज़बरदस्त अंग्रेजी बोलते थे, पढ़े लिखे थे, मस्त आदमी थे। तो क्या कि पूरा अंग्रेजी बोलते हुए जा रहे हैं ट्रेन पे, वहाँ से उनको फरार होना था, लाहौर से हटना था। तो लाहौर से कलकत्ता की ट्रेन थी, कलकत्ता वो लाहौर वहाँ से निकलना था। वहाँ पर पूरा पुलिस फोर्स लगा था। यहाँ पर देखे, वहाँ पे एकदम अंग्रेजी बोल करके ऐसा नाटक वाटक बना करके वहाँ से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सारे के सारे लोग वहाँ से फरार हो गए। कोई इनको पहचान ही नहीं पाया कि ये सच में भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव है, चंद्रशेखर है, कोई नहीं पहचान पाया। और ये सब भेष बदल के वहाँ से दफ़ा हो गए, ठीक है। अब दफ़ा होने के बाद कलकत्ता पहुँच गए। क्या हो गए? कलकत्ता पहुँच गए दोस्तों। अब कलकत्ता पहुंचने के बाद इनका क्या हो गया था कि ये अभी उतना लेवल का कुछ नहीं कर पा रहे थे, भारत आज़ादी की ओर उतना नहीं जा पा रहा था, इनके टीम को उतना लोग नहीं जान पा रहे थे। अब इन लोगों ने कहा कि अब हम लोग एक काम करेंगे। यहाँ पर यह हुआ कि जैसे कि जो महात्मा गांधी का जो आंदोलन चल रहा था, उधर जो भारत आज़ाद कराने के लिए अब महात्मा गांधी का जो ग्रुप था, वो कांग्रेस जो था, पार्टी था, वो जो काम कर रहा था, उनका जो है पूरे भारत में डंका था कि भाई ये काम कुछ भी कर रहे थे, उनको सबको जानना था।
ये सब भारत को आज़ाद कराने के लिए ना काम कर रहे थे, भगत सिंह का जो ग्रुप था, लेकिन वो कोई नहीं जान रहा था। अब इन्होंने कहा कि अब वो लोग कर रहे हैं ऐसे, तो भाई इन दोनों में वो हो गया था, थोड़ा सा मनमुटाव हो गया था, ठीक है। भगत सिंह का जो टीम था अलग, ये गरम दल के हो गए थे, वो नरम दल के हो गए थे, महात्मा गांधी वाला। अब इन्होंने कहा कि अब हम भी दिखाएंगे कि हम क्या चीज़ हैं। अब पूरा भारत जानेगा, पूरा विश्व जानेगा कि हम क्या चीज़ है। ऐसा काम करेंगे कि सब लोग जानेगा, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं भगत सिंह, सभी लोगों ने मीटिंग किया, भगत सिंह के पूरे ग्रुप में मीटिंग किया। 8 अप्रैल 1929 को 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिए। भाई कहा कि इन्होंने पहले मीटिंग बनाया कि हम क्या करेंगे। भगत सिंह ने कहा कि मैं और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इनका साथी था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये दो लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे जो भारत में जो संसद भवन है, वहाँ पे जो अंग्रेज़ों का सेंट्रल असेंबली, वहाँ पर जो सभा होता था, वहाँ पर जो बातचीत होता था, वह उस असेंबली में इन्होंने शामिल हुआ। कहा कि भाई, इन्होंने सोचा कि कौन शामिल होगा, तो ये कहें मैं शामिल होगा, भगत सिंह शामिल होंगे और बटुकेश्वर दत्त, ये दो लोग गए, एकदम लोग बना करके गए और इनके पास एक बम बनाया गया था। एक केमिस्ट्री का प्रोफेसर था, वहाँ से इन्होंने बम बनवाया। अब बम बनवा करके अब बम लेकर गए। और वो बम दोस्तों, इन लोग का जो मकसद था, सबको मारना नहीं था कि बम फेंक दे सब लोग मर जाए, ऐसा कोई चीज़ नहीं था। इनका बस उद्देश्य ये था दोस्तों कि इनका उद्देश्य बस ये था कि वहाँ पर किसी को चोट ना लगे। ये बहुत लो इंटेंशन का बम था, बहुत लो था कि कोई मरेगा नहीं वहाँ से, और इसको खाली जगह पर फेंकने का इन लोगों ने माहौल बनाया। और असेंबली में आप लोग जा करके अगर कोई वहाँ पर फेंक दे तो वहाँ पर हड़कंप तो मच ही जाएगा, पूरा न्यूज़पेपर ये इधर सब जगह आ जाएगा। और इनका पहले से ही प्लान था कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों जा रहे हैं तो हम लोग गिरफ्तार भी होंगे। तो वहाँ पे इन लोग पहले से ही मन में था कि हम लोग गिरफ्तार होंगे, और गिरफ्तार कर लीजिए भाई। अब भाई इतना बड़ा न्यूज़ बन जाएगा वहाँ पे, सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना और वहाँ पे गिरफ्तार हो जाना, पूरे भारत जान जाएगा। और वहाँ पे ये बम फेंके और वहाँ दोनों लोग गए, बम फेंक दिए, दो तीन बम फेंक दिए वहाँ पे, इनको गिरफ्तार कर दिया। और साफ कहें कि आओ गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार भगत सिंह कर रहे हैं और बटुकेश्वर दत्त दोनों कर रहे हैं, आओ मुझे गिरफ्तार करो। आराम से गिरफ्तार हो गए, ठीक है। अब इन्होंने गिरफ्तार हो गए। इनका साफ उद्देश्य था कि हम फेमस हो जाएंगे, सब लोग जान जाएंगे, और जानने के बाद हम जेल में भी रहेंगे तो हमारे शरीर को न कैद किया जाएगा, हमारे विचारों को तो थोड़ी कैद किया जाएगा। जेल में रह करके अपने विचारों को पूरा भारत देश में लाएंगे और सभी को जागरूक करेंगे और भारत को आज़ाद कराएंगे। भले मेरे साथ क्या होगा, मैं फांसी पर चढ़ूँगा कि मुझे मारा जाएगा कि क्या होगा, ये सबका कोई भी टेंशन नहीं लेते थे भगत सिंह, नहीं लिए, और ये अपने गिरफ्तार हो गए, ठीक है। उसके बाद इनको क्या किया गया दोस्तों, इसके बाद इनको 2 वर्ष तक जेल में रखा गया। जेल में क्या, जब जेल में इन्होंने गए, ये सब लोग गए, धीरे धीरे सब लोग, ये सैंडर्स वाला केस ओपन हुआ, बहुत सारे केस ओपन हुआ। वहाँ से सभी लोगों को 2 वर्ष में, जैसे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त तो चले गए थे जेल में, और भी इनके सारे साथी थे, सारे ग्रुप वाले को धीरे धीरे पुलिस ढूंढ के एक एक लोगों को सबको जेल में लेकर आ गई। 2 वर्ष तक जेल में रह रहे थे। आज जेल में क्या हो रहा था, जेल में दोस्तों अंग्रेज़ों का इतना ख़राब सुलूक किया जा रहा था इन लोगों के साथ। इन लोग को अच्छे से खाना नहीं दिया जाता था, खाना भी दिया जाता था जो चूहा खाया है, चूहा का जो जूठा होता है वो दिया जाता था खाना इन लोग को, ठीक है। और मतलब कि एकदम गंदा, एकदम ख़राब खाना दिया जाता है। कपड़ा जो है इन लोग को पहनने के लिए सही नहीं देता था, कितना पुराना कपड़ा जो है कि इन लोग को इसी तरह पहनने में दिया जाता था, ताकि जेल का नियम है कि हर एक चीज़ सही से दिया जाए, ठीक है। तो इन लोगों के साथ जेल में बहुत ख़राब सलूक हुआ, जिसके वजह से इन्होंने विरोध किया। भगत सिंह ने विरोध किया कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो जेल का जो मेन था वो कह रहा कि ऐसा ही होगा, तुम लोग को यही खाना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए भूख हड़ताल कर दिया भगत सिंह ने। अब भगत सिंह के सारे साथी मिल करके भूख हड़ताल कर दिए। अब भूख हड़ताल दोस्तों माना जाता है कि लगभग 64 दिन तक चला। 64 दिन तक भूख हड़ताल हुआ, और उसके दौरान इन लोग को इतना मारा गया, इतना पीटा गया, भगत सिंह के पूरे साथी लोगों को, सबको, भगत सिंह को बर्फ़ की सिल्ली पर लिटा करके मारा गया, इतना मारा गया, इतना प्रताड़ना किया गया इन लोगों के ऊपर कि इन लोग का कोई हद नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, इसी प्रताड़ना में, भूख हड़ताल में यतीन्द्र नाथ दास, एक इनका दोस्त था भगत सिंह का, उसने 64 दिन के भूख हड़ताल के बाद उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई। वहीं पे क्या हो गई दोस्तों, मृत्यु हो गई। 64 दिन का हड़ताल हुआ।
फिर भूख हड़ताल इतना ज़बरदस्त था, फिर भी इन लोगों ने नहीं मानना था। पानी प्यास लगता था वो भी नहीं पी रहे थे, सब पानी की जगह पर दूध देते थे कि दूध पी लो तुम, ताकि भाई उन लोग चाहते थे ना कि भाई लोग खाना खा ले, नहीं तो दिक्कत ना होगा, मर जाएंगे। तो वो चाहता नहीं है जेल वाला, चाहे सरकार नहीं चाहती है कि मर जाए, ठीक है। लेकिन भूख हड़ताल को तोड़ने के लिए दूध पिलाया जाता था, पानी नहीं देते थे, ये सब ऐसा काम करते थे दोस्तों। तो फिर भी यहाँ पर हार नहीं मानते थे, यतीन्द्र नाथ दास का मृत्यु हो गया, ठीक है। फिर आखिरकार लास्ट में सरकार को भूख हड़ताल का जो इन लोग का था, इन लोग की मांगें सुननी पड़ी और यहाँ पर इनकी मांग सुननी पड़ी और मांग इनका पूरा हुआ यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या हुआ कि फिर यहाँ पर क्या हुआ कि सारे लोग अब जेल में ही थे और सारे लोग दोषी जो भगत सिंह थे, राजगुरु था, सुखदेव थे, ये तीनों लोगों को क्या हो गया, इन लोगों पे आरोप जो था ये सब सैंडर्स को मारने का, इसी इन्हीं लोगों के जो ग्रुप का था, एक दो लोग गद्दार निकल गए और इन्होंने बयान दे दिया। और उसके बाद इन तीनों लोगों को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। फांसी दी गई कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च फांसी देना था दोस्तों, 24 मार्च को फांसी देना था, 24 मार्च को। इस लेवल पे भगत सिंह इतने फेमस हो गए थे, पूरा देश इनका दीवाना हो गया था भगत सिंह का। भगत सिंह जिंदाबाद। उस टाइम जो महात्मा गांधी थे, वहाँ पर महात्मा गांधी का आलोचना होने लगा। महात्मा गांधी पूरा पावरफुल लीडर थे, अगर वो चाहते तो इनको बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा, उन्होंने जो गांधी जी ने कहा, नहीं बचाया। क्यों कहा नहीं बचाया? क्योंकि वो कहें कि भाई वो हिंसा के रास्ते पर चले गए थे। मैं नहीं चाहता था कि हिंसा के रास्ते से हमारे भारत को आज़ादी मिले, हम अहिंसा का मार्ग अपना करके हम आज़ादी लेना चाहते थे, इसलिए उतना बचाव नहीं किया। बचाव सुनने में आता है कि बचाने की कोशिश एक दो बार वायसराय जो था वहाँ के जो अंग्रेज़ों का, उससे बात भी की, लेकिन वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई और ज़्यादा बात भी नहीं किए। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई। फांसी देना था 24 तारीख को, 24 मार्च 1931 को, लेकिन एक दिन पहले ही ऊपर से ऑर्डर आया। भाई जो जेल वार्डन था ना, जेल वार्डन का, जेल का जो मुख्य आदमी था फांसी दिलवाने वाला, उसका नाम था चरण सिंह कुछ नाम था, हाँ चरण सिंह नाम था। उसको ऑर्डर आया कि भाई आज ही फांसी देना है। वो कहा कि भाई आज ही कैसे, कल देना था 24 तारीख को। तो वो कह रहे नहीं आज ही। क्यों दोस्तों? क्या तुरंत जो चरण सिंह था उसको ऑर्डर आया कि आज ही फांसी देना है। वो तुरंत अनाउंसमेंट किया कि जितने भी जेल के जो कैदी थे वो अभी इधर उधर घूम रहे थे, सबको कैद कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अचानक से सबको बंद कर दिया गया, ताकि इतनी भारत में जेल के बाहर इतनी पब्लिक थी, इतनी सब लोग भगत सिंह के दीवाने हो चुके थे कि 24 तारीख को सबको पता था कि फांसी दिया जाएगा और उस दिन कुछ अनहोनी ना हो जाए, जेल को तोड़ दे, इधर उधर कुछ भी हंगामा ना हो। इससे बचने के लिए एक दिन पहले ही फांसी देना इन लोगों ने उचित समझा। तो 23 तारीख को ही फांसी देने का निर्णय लिया गया। अब यहाँ पर फांसी देने के लिए आए भाई, उनकी मम्मी जो थी, भगत सिंह की जो मम्मी विद्यावती कौर से भेंट हुआ भगत सिंह। अब विद्यावती जो कौर थी भगत सिंह की मम्मी, वो रो रही थी और भगत सिंह ने उनसे कहा कि माँ आप क्यों रो रही हो भाई? आप एक क्रांतिकारी, आपने एक क्रांतिकारी बच्चे को पैदा किया है। आप अगर बाहर अगर ये सब लोग सुनेंगे कि भगत सिंह की माँ रो रही हैं, तो सबको क्या संदेश जाएगा? ये तो बहुत बुरा संदेश जाएगा कि भगत सिंह की माँ रो रही हैं, नहीं रोइए। और एक और उन्होंने प्रॉमिस मांगा था भगत सिंह ने अपने माता से कि भाई जब भी मुझे फांसी दिया जाएगा तो आप मुझे देखने ना आइएगा। क्यों नहीं आइएगा भाई देखने? क्योंकि आप आएंगी, रोएंगी और बाहर सबको ये संदेश जाएगा कि आप रो रही थी। तो उन्होंने एक वचन मांगा और भगत सिंह की माता, जब उनको फांसी दिया जा रहा था भगत सिंह को, तो उनकी माता देखने नहीं आई थी दोस्तों, ठीक है। और वो बोली थी कि जा बेटा, मैं तुम्हारे ये वचन को पूरा करूंगी, ठीक है दोस्तों। मतलब बहुत ही खतरनाक कहानी है इनका। और अब उसके बाद जब दोस्तों, अब जब वहाँ पर जा रहे थे तीनों लोग, तो क्या हुआ सुनो। अब इन लोगों को पता चला कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, और भगत सिंह इतने पढ़ने में तेज थे, इतने पढ़ने में तेज और इतने किताबों के शौकीन थे दोस्तों, कि भगत सिंह जब जेल में थे उनको पता चला कि आज जेल वार्डन आ रहा है कि चलिए आपको फांसी दिया जाएगा, आप चलिए। तो एक किताब पढ़ रहे थे वो। भगत सिंह क्या पढ़ रहे थे? किताब पढ़ रहे थे। कौन सा किताब पढ़ रहे थे? जेल में ही उनको अभी फांसी की खबर आ रही है, कोई आएगा फांसी की खबर तो वो पूरा पसीना छूट जाएगा, वो हालत ख़राब हो जाएगा। इनको बोला गया कि आपको फांसी दिने का वक्त आ गया है। ये हंस रहे थे, अरे क्या बात है, बहुत अच्छे न्यूज़ लेकर आए हो तुम तो कह रहे हैं लेनिन की बायोग्राफी पढ़ रहे थे। लेनिन एक क्रांतिकारी व्यक्ति था, इसी की बायोग्राफी पढ़ रहे थे। कह रहे थे कि यार थोड़ा लेनिन की बायोग्राफी तो पढ़ने दो। एक क्रांतिकारी, वो भी क्रांतिकारी थे, ये भी क्रांतिकारी की किताब पढ़ रहे थे। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी की किताब पढ़ रहा है, थोड़ा सा पढ़ने तो।
तो उसको पढ़ रहे थे लगातार। उसके बाद अब इन्होंने उठा, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों लोगों को बोला गया कि फांसी दिया जाएगा। तो राजगुरु का बिल्कुल स्वागत है, आप लोग दीजिए। ये सुखदेव भी कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। भगत सिंह हंस रहे थे, यार चलो भाई चला जाए। अब तीनों लोग हाथ पकड़े, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों लोग गए हाथ पकड़ के और गाना गाते हुए चले। दोस्तों गाना गाते हुए चले कौन सा गाना गाते हुए चले दोस्तों, मैं सुनाता हूँ। देखिए, ये तीनों लोग जेल की तरफ अब बढ़ने लगे आगे, और इन्होंने गाना गाया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है। ये सब गाना गाते हुए और बुलंद आवाज़ में, दोस्तों बुलंद आवाज़ में गाते हुए चले। एक ये भी इन्होंने, इन तीनों लोगों ने बोला, कभी वो दिन भी आएगा, आज़ाद हम भी होंगे, ये अपनी ज़मीन होगी, अपना आसमान होगा, पूरा अपना आसमान भी होगा। ये सारे लोग ये गाते हुए, मुस्कुराते हुए, चेहरे पे 1% शिकन नहीं था इन तीनों के ऊपर, और आराम से गए इन लोग और इनको फांसी दिया गया। फांसी देते हुए जो चरण सिंह था, जो जेल वार्डन था, और भी बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, वो सब देख कर दंग रह गए दोस्तों। उन्होंने कहा, जो चरण सिंह था, पहली बार वो अपने बताया है कि पहली 30 साल तक कर है कि 30 साल तक मुझे नौकरी करते हुए हो गया, 30 साल में मैंने कितने लोगों को फांसी दिलवाया, लेकिन मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ। लेकिन 30 साल बाद जैसे ही इन तीनों लोगों को फांसी दिलवा दिया, वैसे ही 1 घंटे जाकर अपने रूम में लगभग 1.5 से 2 घंटे तक वो रोया था, लगातार रोया था वो, कि भाई ये पहली बार मैंने ऐसे बहादुर को देखा है जो मरने से अपने भारत माता के लिए, अपने ज़मीन को, अपने देश के लोगों को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया। इन भगत सिंह का था कि भाई मैं भले ही मर जाऊंगा, लेकिन ये लोगों के, जो भारत देश के नागरिक है, युवा हैं, इनके अंदर जो उत्साह है, इसी को पैदा कर दूंगा मैं, तो ये आगे बढ़ जाएंगे। बस यही जुनून को पैदा करने के लिए अपने प्राण त्याग दिए और कुछ नहीं, समझे, ऐसा काम किया इन्होंने। तो ये वाकई में दोस्तों, अगर इनके बारे में अगर मैंने बहुत सारा प्रयास किया कि आप लोग जान जाएं, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी अगर वो लगता होगा तो मैं बताता हूँ। एक और चीज़ है, एक मूवी भी है इनके ऊपर, द लीजेंड मैन भगत सिंह, ठीक है, द लीजेंड मैन भगत सिंह, यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे, द लीजेंड मैन भगत सिंह है, उसको भी आप देख लेंगे तो आपको एक समझ में आ जाएगा, पूरा कहानी समझ में आएगा। अब इसको मैंने बता दिया है ना, तो अब आपको समझ में आएगा कि कैसे वो फिल्म है। वो फिल्म जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ बहुत मेहनत लगा है, मैं दिन भर इनके बारे में पढ़ा हूँ, समझा हूँ, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, स्टोरी लगा दीजिएगा, स्टेटस लगा दीजिएगा, और सब्सक्राइब, नए चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और ऐसे मैं तो इनके बारे में अच्छे से जब पढ़ लिया तो मुझे दोस्तों बहुत वो लगा कि भाई बनना है, बहादुर बनना है तो भगत सिंह की तरह रहो। ये क्या रखा है इन छपरियों में, ठीक है, जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को लोगों का नाम है कि ये है, वो है, फलाना है, कोई कुछ नहीं है यार भगत सिंह के सामने, ठीक है। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी, मानता हूँ कि महात्मा गांधी ने देश के लिए बहुत कुछ किया होगा, चाहे किए, ठीक है, नोटों पे उनका क्या है, महात्मा गांधी की फ़ोटो है, लेकिन दिल में कौन है, भगत सिंह है। दिल में कौन है दोस्तों, भगत सिंह है। भगत सिंह बेस्ट हैं। आज से मेरे लिए भगत सिंह जो है कि मेरे लिए आइडल माने जाएंगे। उन्हीं के आदर्शों पर चलना है दोस्तों। बेहतरीन आदमी थे, मज़ा आ गया उनको पढ़ के, उनको समझ के, ठीक है दोस्तों। तो भगत सिंह मज़ा, ठीक है। और मैं एक चीज़ सोचता हूँ आप लोगों को सुना दूँ। देखो, एक और शायरी है इनके लिए, मैं सुनाता हूँ। वो मोहब्बत भी कमाल की रही होगी, वो मोहब्बत भी कमाल की रही होगी, जिसका राजा भगत सिंह और हीर आज़ादी रही होगी, ठीक है। वो मोहब्बत भी कमाल की रही होगी, जिसका राजा भगत सिंह और जिसकी हीर आज़ादी रही होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये भगत सिंह के बारे में मैंने बहुत सब कुछ समझाने का प्रयास किया, आप लोग को समझ में आया होगा, और ठीक है। तो ये सारे चीज़ें थी और आप लोग को मैंने बताने का प्रयास किया। तो दोस्तों, आपको जब भी कुछ बनना हो तो भगत सिंह जैसे बहादुर बनिएगा, ठीक है दोस्तों। कभी कायर वाला काम मत करिएगा, कभी भी अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने परिवार के लिए अगर कोई भी चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं तो डट के सामना करिएगा, कायर की तरफ पीछे ना भागिएगा, ठीक है दोस्तों। और सबसे स्पेशली अपने देश के लिए, ठीक है, अपने देश के लिए, अपने परिवार को भी छोड़ना पड़े, किसी को भी छोड़ना पड़े तो आप लोग छोड़ दीजिएगा। देश सबसे सर्वोपरि है दोस्तों। अगर उस टाइम अगर इतना सब नहीं हुआ होता तो हम लोग आज़ाद नहीं होते, हम लोग इतना आसानी से हम लोग घूम नहीं पाते, बात नहीं कर पाते, बहुत सारे चीज़ें जो है कि हम लोग नहीं कर पाते। हम लोग हमारे ऊपर किसी का दबाव होता, हम लोग हर चीज़ दबाव में करते। तो इनका बहुत शुक्रिया है ऐसे लोगों का कि जो है कि इन लोग जैसे लोग आए और
ये सब किए, ठीक है। तो इनको हमारा क्या है दोस्तों, सैल्यूट है, ठीक है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और भी दोस्तों भाई क्रांतिकारी तो लोग तो लगभग 6.5 लाख लोग से भी ऊपर लोग हैं, 6.5 लाख से भी ज़्यादा जो है कि क्रांतिकारी जो शहीद है उनको माना जाता है। लेकिन उनमें से एक जो है भगत सिंह जो है, ये थे हम लोग के भगत सिंह। और ये राजगुरु सुखदेव थे, इनके बारे में भी आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। बहुत जज्बाती लोग थे ये, बहुत बेहतरीन लोग थे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप लोग ऐसे ही मस्त रहिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट। और ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहूँगा। ऑल द बेस्ट, बाय, गुड नाइट दोस्तों।